तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर 9 चल रहा है। इसमें आप चैप्टर 9 में क्या है, सजीव, सजीव की विशेषताएं और आवास। ठीक है, अब ये दोनों चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, पहेली और बूझो जो है वो छुट्टियों पर अनेक स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, पहले वो ऋषिकेश गए, उन्होंने गंगा नदी देखी, ऋषिकेश में गंगा नदी देखी। फिर हिमालय में गए और हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला देखी। ठीक है, वहां पे पर्वतारोहण किया, मतलब पर्वतों पर चढ़ाई की। वहां बहुत ठंड थी और इन पर्वतों पर, इन ठंडे पर्वतों पर कौन से पेड़ देखे, ओक, चीड़ और देवदार के पेड़ देखे, जो मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों से बहुत भिन्न थे। एक और अभियान में वो राजस्थान गए, वहां उन्होंने ऊंट देखा और उष्ण मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के पौधे पौधे प्राप्त किए, मतलब उष्ण मरुस्थल में नागफनी के पौधे मिलते हैं। ठीक है, फिर वो कहाँ गए, फिर वो समुद्री तट की सैर पे गए, वहां उन्हें केजुराइना के वृक्ष दिखाई दिए। ठीक है, कतार में, एक कतार में केजुराइना के वृक्ष दिखाई दिए। फिर उन्होंने मतलब इस इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक और क्षणों को स्मरण करते हुए अचानक विचार आया कि ये सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे जैसे हिमालय, कुछ बहुत उष्ण और शुष्क थे जैसे कि मरुस्थल, और कुछ स्थान आर्द्र थे जैसे समुद्री तट। ठीक है, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। जीव बोले तो सजीव वस्तुएं। सजीव क्या होता है अभी पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में जीव को बोला गया सजीव वस्तुएं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ कोई जीव नहीं रहता, पाया जाता। तो बूझो ने अपने घर के आसपास और स्थानों पर ध्यान दिया। घर के अंदर उसने अलमारी और दरवाजों को खोला। उसने सोचा कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर के बाहर गया तो उसने सोचा कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा। पहले दूर दूर के स्थानों पर सोचना प्रारंभ किया। ठीक है, फिर उसने उन्हें पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। मतलब लोगों ने ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। मतलब ये हर जगह जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नहीं पाए जाते। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि हर जगह पाए जाते हैं जीव। और सजीव और उनका परिवेश, सजीव क्या है, उनका परिवेश क्या है। पहेली और बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया कि जिन स्थानों की सैर करी थी उन्होंने, वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत बकरी और याक थे, और पूरी के समुद्र तट पर केकड़े और मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों के अनेक प्रकार के जीव भी मिले उन्हें। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे भी दिखाई दिए जो अलग अलग प्रजातियों के थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था, क्या उनका परिवेश भी एक समान था, क्या मतलब जहाँ वो रह रहे हैं वो भी एक समान था। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। वन बोले तो जंगल से प्रारंभ करते हैं। चलिए जंगल सोचते हैं। जंगल में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और वस्तुओं के बारे में सोचो। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं को कॉलम में लिखो, फिर उसके नाम ये सब चीज लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब ये सब चीजें, ठीक है, ये सब वैसे ही है, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रत्येक कॉलम में, इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं और जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास करो। मतलब बहुत सारे नाम लिखने के लिए बोला गया, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिस प्रकार की वस्तु हमें मिलती है वे शायद जीव जंतु और पौधे, पेड़ पौधे ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग हो या सूखी पत्तियां हो, जंतु के अवशेष हो जैसे हड्डियां हो, तो हो सकता है कि और भी चीजें मिले। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी और रोड़े भी मिल सकते हैं। ठीक है, समुद्री जल में जैसे लवण मिलता है, घुला हुआ रहता है, इस प्रकार कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें लिखने के लिए बोला गया है। अब क्रियाकलाप एक में आपके सूचीबद्ध किए गए पौधों और जंतुओं से आपको क्या मिला, आपने जो सूची बनाई उसे क्या मिला। तो वन में किस तरह के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान पर, इस तरह से बनाने को बोला गया। तो इससे क्या मिला, क्या इससे, ठीक है, इससे क्या मिलता है, देखा, ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम में जीव बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है, समुद्र और, समुद्र की बात कर रहा है, समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं और श्वास लेने के लिए जल में विलय वायु का उपयोग करते हैं। जो समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं, पहले समुद्र की बात कर रहा है। ठीक है, दो कॉलम की बात कर रहा है, समुद्र की और मरुस्थल की। समुद्र में जंतु और पौधे जो हैं वो खारे पानी में रहते हैं। ठीक है,
और सांस लेने के लिए जो पानी में वायु घुली रहती है, ऑक्सीजन जो वायु पानी में ही घुली रहती है, विलय होती है, घुली रहती है, उसी का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में क्या होता है, जल होता भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, बहुत गर्म दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है। और मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतु भूमि पर रहते हैं, ये जल में नहीं रहते, भूमि पर रहते हैं। और सांस लेने के लिए आसपास की वायु का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों जंतु जो है पौधे अलग अलग है बिल्कुल। ठीक है, समुद्र और मरुस्थल भिन्न 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 प्रकार के परिवेश हैं। हम इन दोनों क्षेत्रों के बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे जंतु देखते हैं इन दोनों में। ठीक है, जैसे कि ऊंट मिलता है मरुस्थल में, मछली मिलती है समुद्र में। ऊंट की शारीरिक संरचना, जो शारीरिक बनावट है, उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए बना रखा है, में रहने की योग्य बनाती है, ताकि वो मरुस्थल में रहे। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। जैसे मान लीजिए रेत है, तो जितना ऊंच यहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, और यहाँ पे गर्मी कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, तो ऊंट के पैर लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ताकि वो रेत की गर्मी से थोड़ा दूर रहे उसका शरीर। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क होता है, मतलब शरीर से जो पानी निकलता है ना पेशाब मूत्र के थ्रू, वो बहुत कम होता है। और जो मल होता है उनका, ठीक है, वो शुष्क होता है, मतलब सूखा होता है ज्यादा। उन्हें पसीना नहीं आता है, पसीना भी नहीं आता उन्हें, क्योंकि शरीर का जल का ह्रास बहुत कम होता है। शरीर से जितना कम से कम जल निकले, वो सारी चीजें होती हैं ऊँट में, इसलिए वो जल के बिना अनेक दिनों तक रह सकते हैं। इंसान जल के बिना गर्मियों में क्यों नहीं रह पाता, क्योंकि शरीर से पसीना, पानी तो पी रहा है, चलो मान लीजिए कि वो क्या हो रहा है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो पसीना ज्यादा आने की वजह से शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है, जिससे कि और प्यास लगती है। अब हम मछलियों को देखते हैं। ठीक है, इनमें से कई अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको आकृतियों में समानताएं दिखाई देती हैं? क्या सभी का शरीर धारा रेखीय है? हमने पढ़ा था धारा रेखीय शरीर क्या होता है। ठीक है, धारा रेखीय शरीर क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, धारा रेखीय शरीर एक धारा में हो गया। क्या सबका शरीर धारा रेखीय है? ठीक है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। हमने पढ़ा था जल, मछली जल में क्यों तैर पाती है, पूंछ से धक्का मारती है, फिर इससे मुड़ती है, फिर पूंछ से धक्का मारती है, तो जिधर मुंह होता है उधर पूंछ नहीं होती। ठीक है, पूंछ अपोजिट साइड में रहेगी हमेशा, इस साइड में। ठीक है, तो मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। शल्क जो उस पे होता है ना, क्या बोलते हैं, खाल जो होता है मछली की, खाल के ऊपर जो छोटे छोटे वो होते हैं, शल्क बोलते हैं उसको, चिकने शल्क से ढका होता है। ये शल्क क्या करते हैं, मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही उन्हें जल में सुगम गति यानी आसानी से गति करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख और पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, मछली का गिल, जो क्लोम जिसे गिल कहते हैं, वो सांस लेने के लिए, मछली की नाक नहीं होती, ठीक है, नाक नहीं होती, उसके पास गिल्स होते हैं, गिल्स, जो उसे जल में सांस लेने के में सहायता करते हैं, सांस लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उन्हें जल में रहने के लिए सहायक बनाती हैं और ऊंट की संरचनाएं मरुस्थल में रहने के लिए सहायक बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आवास क्या होता है, रहते कहाँ हैं। ठीक है, हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं के केवल 2 उदाहरण लिए हैं। ठीक है, वो भी कौन से, मछली और ऊंट, लेकिन ऐसे असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। ठीक है, जिनमें वे प्राय पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊंट को हो गया, मरुस्थल में रहने लायक बनाया गया है। ठीक है, और कौन कौन से जानवर हैं जो अलग अलग परिस्थिति, जैसे मछली पानी में रहने के लिए बनी है। ठीक है, उसी तरह से कई और जानवर हैं जो अलग अलग परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं, उनकी विशेषताएं। ठीक है, जिन विशिष्ट संरचनाओं और अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। उस विशिष्ट संरचना और उसको स्वभाव को अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूलन। ठीक है, समझ में आ गया अनुकूलन क्या होता है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति उन्हें किसी
उपस्थिति किसी पौधे और जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं। जैसे ऊंट के पैर जो थे, ऊंट के लंबे लंबे पैर थे, ये इसको रेगिस्तान में चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये अनुकूलन है। ये विशेषता क्या है, संरचना क्या, अनुकूलन, अनुकूलन कहलाता है। विभिन्न विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। अलग अलग जंतु जो हैं वो अलग अलग परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मछली और ऊंट का दे दिया इसने कि मछली अपने अपने परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित है, मतलब उसकी जो संरचना उस तरह से बनी है, उसका स्वभाव ऐसा बना हुआ है। ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित है क्योंकि ऊंट की संरचना ऐसी है। ठीक है, तो किसी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवास क्या है, जहां वो रह रहा है। जैसे ऊंट का क्या आवास है, मरुस्थल। मछली का आवास क्या है, पानी। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। ठीक है, चाहे वो भोजन हो, वायु हो। जैसे मछली है, मछली का आवास क्या है, पानी है। लेकिन पानी में वो किस चीज पे वायु कैसे लेती है, अपने गिल्स से लेती है। ठीक है, तो पानी पर डिपेंडेंट है ना, निर्भर किस पे, वो हवा के लिए पानी पे डिपेंडेंट है। शरण के लिए किस पे डिपेंडेंट है, पानी के पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पानी उसका क्या हो गया, आवास हो गया। ठीक है, आवास का अर्थ है वास स्थान यानी घर। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में सिर्फ ऊंट नहीं रहता, वहां पे सांप भी रहता है, बिच्छू भी रहता है। और सिर्फ पेड़ पौधों में खाली खजूर का पेड़ नहीं होता, छोटे छोटे झाड़ियां भी होती है, कई चीजें होती है। एक ही आवास में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु संयुक्त रूप से रह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आवास हमने पढ़ लिया। अब आवास दो तरह के होते हैं। जहां जीव जंतु स्थल पर पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं, पौधे और जंतु, उनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे कि वन, घास का मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण है। ठीक है, ये जंगल हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, वो स्थलीय आवास की जमीन है वो। ठीक है, जलाशय, दलदल, झील, नदियां जो जल में रह रहे हैं वो जलीय आवास है। ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ विषमताएं होती हैं, उनमें भी कुछ अलग अलग होता है। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है, मतलब एक ही आवास में कुछ कुछ विषमताएं भी होती हैं। ठीक है, जैसे अगर स्थलीय आवास की बात करूं तो स्थलीय आवास में क्या कहते हैं, जंगल भी आता है, घास के मैदान भी आते हैं, मरुस्थल भी आता है। ऊंट क्या होता है, जंगलों में नहीं रह सकता, वो मरुस्थल का ही प्राणी है। ठीक है, आवासीय तो स्थलीय है दोनों का, दोनों जमीन पे रहने वाले हैं। मान लीजिए ऊंट और शेर है, ऊंट और हिरन, ठीक है, दोनों जमीन पे रहने वाले हैं। लेकिन ऊंट की अपनी अलग विशेषता है क्योंकि उसकी जरूरत अलग है, तो उसने अपनी अलग विशेषता बना रखी है। हिरन की अलग जरूरत है तो अलग विशेषता बना रखी है जीने के लिए, तो दोनों का आवास भी अलग है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे और जंतु उसके जैविक घटक होते हैं। ठीक है, अब किसी आवास के घटक कौन कौन से हैं, तो एक जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक बोले तो उस आवास में कौन से जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। अजैविक घटक उसी आवास में मिट्टी कैसी है, चट्टान कैसी है, वायु, जल जो कि निर्जीव चीजें हैं, वो अजैविक घटक है। अजैव घटक निर्जीव वस्तु है, अजैव घटक है सजीव वस्तु है, जैव घटक है एक ही आवास के। ठीक है, सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी अजैव घटक है। हम जानते हैं कुछ पौधे बीज से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधों बनने की प्रक्रिया के में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। देखो पौधा तो जैव है ना, पौधा तो सजीव होता है, लेकिन बनता जिससे है तो उसमें जो कारक होते हैं वो अजैविक कारक भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसने क्या किया, मूंग के बीज लिए, अंकुरित कर दिया उसको। ठीक है, अंकुरित हो गए, मूंग के बीज लिए और अंकुरित हो गए। ठीक है, नया नया पौधे का प्रारंभ हो गया। अब मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित करो, उन्हें अलग एक कुछ बीजों के एक ढेर से अलग रख दो और शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ दो, मतलब कुछ को सुखा दो और कुछ को भिगा दो। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांट दो, उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डाल दो। सूखे हुए बीजों और पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाओ। ठीक है, भीगे बीजों में से एक और जो था उसे धूप वाले कमरे में, दूसरे को अंधेरे कमरे में रख दो। अंतिम भाग जो बचा उसे ठंडे वातावरण में रख दो। ठीक है, फ्रिज में रख दो। समझे उसने क्या किया,
कुछ बीज लिए, ठीक है, कुछ बीज लिए, इसको पहले दो भागों में बांटा, ठीक है, इसको सूखा हो गया, ये सूखे क्षेत्र में छोड़ दिया, और इसको पानी में छोड़ दिया कुछ को, ठीक है, जो पानी में छोड़ा उसमें से 3 भाग कर दिए, एक को पानी में ही रहने दिया, ठीक है, एक को क्या किया, एक को पानी में रहने दिया, और जो बाकी बच गया एक को अंधेरे में रख दिया और एक को फ्रिज में रख दिया, ठीक है, इस तरह से 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें और अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं कि क्या सारे जो भाग थे, पांचों भाग जो थे, वो समान रूप से अंकुरित हो गए? नहीं हुए। जो प्रकाश से दूर रखा गया था, जिन्हें अंधेरे में रखा गया था, और जो बहुत ठंडे इलाके परिवेश में फ्रिज में रखे गए थे, उनके अंकुरण में कमी आई, उनके अंकुरण की दर में कमी आएगी, ठीक है। जो प्रकाश से दूर अंधेरे में थे और अत्यधिक ठंडे इलाके में थे, तो उनके अंकुरण में कमी आई, मतलब प्रकाश जरूरी है, ठीक है। प्रकाश क्या था? अजैविक घटक था। प्रकाश क्या है? अजैव घटक था। ऊष्मा क्या है? जो अंधेरे में था वो नहीं हो पाया, और जो उजाले में था, जो मतलब फ्रिज में था, वो क्या हो गया? जो फ्रिज में था वो नहीं, उसमें अंकुरित हुआ जल्दी, और जो फ्रिज में नहीं था उसमें अंकुरित हुआ, यानी ऊष्मा भी अजैव घटक थी और ये भी सहायता करती है। इसी अकॉर्डिंग क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश और ऊष्मा जैसे अजैव घटक, ठीक है, वायु भी अजैव घटक है, जल भी अजैव घटक है, प्रकाश भी अजैव घटक है, ऊष्मा भी अजैव घटक है। ऐसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अगर आप खुद सजीव हो तो आपको सजीव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए सब चीज जरूरी है। पौधा सजीव होता है, पौधा क्या है? सजीव है, ठीक है, लेकिन इसको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? पानी और हर ए, सब कुछ क्या चाहिए, कहते हैं? पानी, ऊष्मा, प्रकाश, हाँ। मिट्टी, सब कुछ चाहिए। और ये सारी चीजें जो हैं, पौधा खुद सजीव है लेकिन जो चाहिए इसको सारी निर्जीव है, अजैव है, हम्म। ठीक है। तो हम्म। अजैव कारक जो होते हैं वो सजीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सजीव सजीव रहे इसलिए उसको अजैव के पास जाना पड़ता है, निर्जीव के पास जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि सजैव वस्तु जो थी, सजैव जो थी, बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? है, ऐसा है। ये जो जीव होते हैं जो बहुत ठंडे या बहुत गर्म इलाकों में रहते हैं, ये जीव इस विषम परिवेश में, विषम मतलब इस तरह के कठिन परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। जैसे कि ऊंट किस चीज को अपनाता है? लंबे लंबे पैरों को, ठीक है। किसी इस तरह के विशिष्ट परिवेश में जो जीव जंतु रहते हैं वो कोई विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं जीवित रहने के लिए। तो यहाँ पे अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन जो है अल्पकाल में नहीं होता। ऐसा नहीं कि पैर आज गर्मी लग रहा है तो ऊंट के पैर लंबे हो गए, और कल ठंड लगी तो छोटे हो गए, ऐसा नहीं होता। इनको इनको ऊंट के पैर लंबे होने में, उस जगह पे ऊंट चल रहा है, उसके पैर लंबे होने में काफी हजारों सालों का समय लगता है। वहां पे जो जानवर रह रहा होगा राजस्थान रेगिस्तानी इलाके में, उसने अपने आप को उस रेगिस्तान के हिसाब से ढालना शुरू किया होगा, धीरे 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 धीरे, तो तब हजारों सालों के बाद जाके ऊंट के पैर लंबे लंबे पैरों वाला ऊंट मिलने लगा। ठीक है। तो अनुकूलन जो है अल्पकाल में नहीं होता, बहुत समय लगता है, हजारों साल लग जाते हैं। हजारों साल की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, मर जाते हैं। मान लीजिए एक स्थान था, कोई जगह थी, यहाँ से नदी जा रही थी, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे थे बहुत सारे, ठीक है, पेड़ पौधे सब चीजें थे। अचानक ये नदी बंद हो गई, ठीक है, नदी बंद हो गई, नहीं जाने लगी, नदी खत्म हो गई, सूख गई बिल्कुल। और ये पेड़ पौधे धीरे धीरे मरने लगे, यहाँ पे धीरे धीरे मरुस्थल बन गया। पहले क्या था? घास का मैदान जैसा था, घास पेड़ पौधे सब थे, अब मरुस्थल बन गया। जब ये मरुस्थल बनेगा तो वो जीव जंतु जो इस परिवर्तन के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे वो मर जाएंगे। ऊंट ने ढाल लिया इस परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन भी धीरे होता है। तो ऊंट ने भी धीरे धीरे, ऊंट जैसे जानवर जो पहले कुछ और हुआ करता होगा, तो उसने, उस जानवर ने भी अपने आप को इसके अनुकूल ढाल लिया, और अब ऊंट जैसा दिखाई देता है, ठीक है।
केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे जैसे उसका परिवेश बदल रहा है उस हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, वही जीव बच पाते हैं। जंतु क्या है, विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधिया से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु क्या है, जंतु तो कई विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर देते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों के जीवों की विविधता का होना है। इसका परिणाम क्या होता है, आप अलग अलग आवासों पर जाओगे, अलग अलग जगह पे, तो जीवों की विविधता पाई जाती है। जंगल में जाओगे तो आपको अलग अलग तरह के जीव जंतु दिखाई देंगे। वो जीव जंतु बदलते परिवेश के कारण अलग अलग तरीके से बदले हैं, ठीक है, इसलिए बहुत सारी विविधता है वहाँ जीव जंतुओं की। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न आवासों की यात्रा। अब यात्रा पे चलते हैं। पहला क्या है, स्थलीय आवास पढ़ते हैं। पहला है मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घाटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जीव जंतु पेड़ पौधों क्या होता है, क्या वो अनुकूलन कर पाते हैं? हाँ, कर पाते तभी जिंदा रह पाते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप के ऊंट की भांति लंबे लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर गहरों बिलों में रहते हैं। ये देखो, अलग तरीके से इन्होंने अपने आप को बचाया है। रात्रि के समय तापमान गिरने पर बाहर आ जाते हैं ये। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाले सामान्य पौधे कौन कौन से हैं, ये सब चीजें हैं। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं। ठीक है, ये सब वैसे ही है, ये मरुस्थल वाले पौधे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि पौधे कैसे पौधे भी मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होते हैं। ठीक है ना, पौधे भी मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होते हैं। जो पौधे यहाँ उग रहे हैं, ये पौधे सिर्फ मरुस्थल में ही उगते हैं। ठीक है, घने जंगलों में नहीं उगेंगे ये पौधे, जहाँ पे बारिश होती है बहुत ज्यादा। हाँ, मरुस्थल माने रेगिस्तान। ठीक है, तो ये इस तरह के पौधे यहीं उगेंगे कि इनमें इनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं। ठीक है, और ये मोटे होते हैं इनके पत्ते, और कांटेदार होते हैं, ताकि इनमें से इनके पत्ते कम होते हैं और नुकीले होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना इसमें जलवाष्प ना बन के खत्म हो जाए। ठीक है ना, इस तरह से इनके पत्ते डिजाइन होते हैं। ठीक है, पानी को बचाने के लिए। अब देखो, इसमें गमले में एक कैक्टस का पौधा लगाया गया है। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। इन दोनों पौधों में से एक कैक्टस का और एक पत्तों वाला है। ठीक है, दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलिथीन से ढक दो। जैसे कैक्टस वाले को पॉलिथीन से ढक दिया जाए और पत्ती वाले को पॉलिथीन से ढक दिया जाए। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले अध्याय में किया था ना, क्रियाकलाप, पौधे में वाष्पोत्सर्जन देखा था, उसी तरह से इसमें भी देखेंगे। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए और कुछ घंटे बाद देखिए दोबारा से क्या होता है। तो दोबारा से देखेंगे तो क्या होगा कि क्या दोनों पॉलिथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? तो जो कैक्टस का होगा उसमें थैली में कम जल निकल रखा होगा, कैक्टस वाले में जल कम होगा, और जो पत्ती वाला उसमें जल ज्यादा निकलेगा पॉलिथीन में। ठीक है ना, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थल के जो पौधे होते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जलवाष्प छोड़ना। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प की बहुत कम मात्रा निष्कासित यानी निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गमले में कैक्टस लगा दिया और पत्तियों वाला पौधा लगाया था। एक गमले में हमने कैक्टस लगा के उस पर पॉलिथीन ढक दिया, एक गमले में पत्तियों वाले पौधे लगा के उस पर पॉलिथीन ढक दिया, और कुछ देर बाद दोनों को धूप में रख दिया। तो ये इसमें पानी कम दिखाई देगा हमें, इसमें ज़्यादा पानी दिखाई देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पानी कम छोड़ता है। कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है, ये पानी कम इस पे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। ठीक है ना, इस पे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता। तो गमले में दोनों दोनों लगा दिए थे, और जो पत्तियां, जो जैसे कि इसमें हमने पढ़ा, और बाकी क्या पढ़ा था इसमें, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल बहुत कम छोड़ते हैं, निष्कासित करते हैं। निष्कासित करना मतलब निकालना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मतलब जल वाष्प द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होती है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां तो होती हैं, अनुपस्थित नहीं होती, या बहुत छोटी होती हैं, या कांटेदार होती हैं। ठीक है, इससे पत्तियों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। और नागफनी में तो पत्तियां होती नहीं है, उसमें जो पत्तियां होती है एक्चुअली वो तना है। ठीक है, और ये तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। ज्यादातर पौधों में पत्तों से प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्ते भोजन बनाते हैं,
लेकिन कुछ पौधों में, जैसे मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उसमें तना काम करता है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। और कई पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, गहरी होती हैं, ठीक है, ताकि वो नीचे से पानी ले सके, ठीक है। उसी उसके बाद हमने पढ़ा पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है। पर्वतीय क्षेत्र ठंडे होते हैं जहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं, कभी कभी हिमपात होता है, मतलब बर्फबारी होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, ये पर्वतीय क्षेत्र का वृक्ष है। ये ऐसा वृक्ष क्यों है, ताकि अगर हिमपात हो, बहुत बर्फबारी हो, तो क्या हो कि इस पे बर्फ ऊपर ना टिके और नीचे चली जाए, ठीक है, नीचे चला जाए बर्फ सारा। तो इससे इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं। आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं यदि, तो वहाँ घूमने वाले अपने अनेक, वहाँ अगर वहाँ घूमने गए हैं तो आपने अनेक वृक्ष देखे होंगे, ऐसे ऐसे कोन वाले, ठीक है। परंतु क्या ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में देखा है? नहीं दिखाई देंगे। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? अब जिस आवास में है, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आवास है, उसका क्या है? ऐसे वृक्षों का आवास क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में विद्यमान कैसी परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित है? किस प्रकार अनुकूलित है ये वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं, इस तरह से होते हैं। और इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ शाखाएं होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह होती हैं, इस तरह से होती हैं, ठीक है, सुई जैसी होती है। इससे वर्षा का जल और हिम जो होता है सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। इसको इतना पानी चाहिए नहीं ना, तो पानी सरलता से, क्योंकि बारिश, यहाँ धूप कम है, गर्मी कम है यहाँ पे, तो जल वाष्पोत्सर्जन कम होता है यहाँ पे, तो इसको ज्यादा कम पानी में भी काम चल जाता है। तो ज्यादा पानी नहीं चाहिए इसको, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, प्लस क्या है, इसको बर्फ नहीं चाहिए ऊपर, ज्यादा बर्फ होगी तो भारी हो जाएगा ना ये। तो इसलिए इस तरह से पौधा ही इस तरह से बन गया है धीरे धीरे। पर्वतों पर इन वृक्षों की अधिक भिन्न आकृति वाले और आकार वाले वृक्ष मिल जाते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, मतलब कई अलग तरीके से उसमें अनुकूलित हो गए। जैसे कुछ पौधे इस तरह से अनुकूलित, इस तरह से बन गए, इस तरह से अनुकूलित हो गए, कुछ पौधे अलग तरीके से अनुकूलित हो गए होंगे, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंतु होते हैं वहाँ, वो भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। जैसे क्या है ये स्नो लेपर्ड है, ठीक है, बर्फ में रहने वाला लेपर्ड है। तो इसके जो पैर होंगे ना, गद्देदार होंगे। इसकी पूंछ देखो कितनी मोटी होती है, ठीक है, इसकी पूंछ, और इसे चमड़ी जो खाल होती है ना, रुएदार होती है सारी, ठीक है, ताकि इसको ठंड कम लगे, ठीक है। तो इसने अपने आप, लेपर्ड कैसा होता है, लेपर्ड ऐसा नहीं होता नॉर्मली, लेकिन जो बर्फ पे रहने वाला था उसने हजारों साल तक इस रहने के बाद अपने आप को इसमें ढाल लिया, अनुकूलित बना लिया, अनुकूलित बना लिया इस तरह से इसने, ठीक है। तो इनकी त्वचा होती है, मोटी त्वचा होती है, जो, और इनके पास फर होते हैं, फर जो होते हैं, ये जो रोई हो ना, इन्हें फर बोलते हैं। इनके पास मोटी त्वचा होती है या फिर फर होते हैं जो ठंड से इनका बचाव करते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक जो है, ये याक है, ये लंबे लंबे बालों से ढका रहता है, ठीक है। ये जो याक है ना, इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, इसे ढका रहेगा। और अब बर्फ में चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है ये चीजें। पहाड़ी जो बकरी होती है, ठीक है, पहाड़ी बकरी क्या होता है, उसके पास मजबूत खुर होते हैं, उसे ढलानदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। मजबूत खुर जो होते हैं उनके पैरों में, उसको ढलानदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों पर चढ़ते हैं, परिवेश का रूप बदलता रहता है, हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग अनुकूलित जीव दिखाई देंगे। अब है हमारा घास स्थल, ठीक है, तो घास स्थल से हम कल करेंगे, ठीक है।